फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 71वीं बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। ये करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट पूछे जाते हैं और उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ गेस क्वेश्चन मैं आपके सामने लाई हूँ। हालांकि इसके मैं डिटेल डिस्कस करूँगी, बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं कुछ आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप इन चैप्टर्स, ये टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से सुनेंगे। सबसे पहले तो जो लद्दाख, नेशनल इंटरनेशनल में दोनों को कंबाइंड करके बता रही हूँ। लद्दाख के जो मुद्दे इस साल के लास्ट ईयर, अगर 2025 की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, 2026 हालांकि 24 से इम्पोर्टेंट है, लेकिन लद्दाख के जो मुद्दे हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं और क्या कंसर्न्स हैं उनके, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, वो छठी अनुसूची जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेके है, उसमें शामिल करने की जो बात हो रही है, उनके क्या डिमांड है, क्या कंसर्न है और उनको कैसे लगता है कि उनके जो राइट्स है, वहाँ के एक हिल काउंसिल, ऑटोनोमस हिल काउंसिल होता है, उनके राइट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, वो देखने की कोशिश करते हैं। और लद्दाख हालांकि क्यों इतना एकाएक लाइमलाइट में आ गया, सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी बना, वो एक अलग बात है, लेकिन लाइमलाइट में आने के पीछे कुछ मिनरल रिसोर्सेज का भी है हाथ। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और इस पर एक अच्छे से नोट्स बना के रख लेंगे अभी से। ठीक है, दूसरी बात है, हम आते हैं वेनेजुएला। हालांकि कम्प्लीटली इंटरनेशनल है, भारत का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब भी आप आंसर लिखेंगे तो वेनेजुएला का जो संदर्भ है, रेफरेंस है, वो दे सकते हैं। ठीक है, ऑयल रिजर्व, हालांकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 303 बिलियन अगर उसके करें बैरल, तो वो उसके पास रिजर्व पर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला के पास। यूएस ने एनेक्स किया, वो अलग बात है, एनेक्स नहीं कर सकते उसको, अगर ये कह सकते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट को लिया, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का इन दोनों के बीच, यूएस और वेनेजुएला के बीच जो चल रहा है, उसमें भारत के रोल क्या है और भारत का स्टैंड क्या है। हालांकि भारत अभी न्यूट्रल है, भारत ने कोई ऐसा ऑफिशियल इस पर कोई भी अपना स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया है, तो इस बात को आप लिखेंगे। ठीक है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना हो, ठीक है, दो देशों की बात हो, तो आप नैम का जरूर यूज करेंगे। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी, वो उसमें भारत का जो स्टैंड था उसको कहीं ना कहीं लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अभी इंडिया और यूएस के बीच जो भी ट्रेड डील हुआ, अभी तो ट्रेड डील हुआ, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, और जो हमेशा यूएस का प्रेशर रहा है रसिया से हमारा तेल कम खरीदने को लेके या ऑयल खरीदारी बंद करने के लिए, तो उस पे जो हमारा स्टैंड है रसिया के लिए, वो क्या है। तो इसके संदर्भ में भी हमें कहीं ना कहीं, जब न्यूट्रल होने की बात है, तो नैम का आपको यूज़ करना पड़ेगा। नैम जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो नैम को एक तरह से आप पढ़ के भी रखिए। नैम और जो जितने एटॉमिक ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक ट्रीटीज़ हैं, सॉल्ट है, जितनी भी ट्रीटीज़ हैं अभी तक, वो वैसे मैं एक दिन पूरा पढ़ा दूंगी, वीडियो पूरा अपलोड कर दूंगी, जल्दी ही करूंगी, लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि ईरान और यूएस की जो अभी स्थिति बनी हुई है अभी कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो एटॉमिक रिएक्टर्स है उनका रोल है। ठीक है, तो वो तैयार कर लेंगे। अब कुछ इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंडिया के जो ट्रेड डील हुए हैं यूएस के साथ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 99% मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करके रख लें। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ईयू और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, जिसे हम मदर्स ऑफ ऑल डील्स कह सकते हैं, ट्रेड डील, वो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ आपको डेटाज भी चाहिए, एनालिसिस पे चाहिए, और इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इस चीज़ को आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, दूसरी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का और यूएस का जो ट्रेड डील हुआ है उसके सारे संदर्भ को देखते सेक्टर वाइज कोशिश करेंगे इसको एलिबरेट करने की, समझाने की, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडिया और टर्शियरी सेक्टर जो हमारे इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, सारे यू का मार्केट जो है वो हमारे लिए एक्सेस हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और यू में देखिए, यूरोपियन जो देश है सारे कंट्रीज़ नहीं आते, जितने देश होते हैं उनका सिर्फ नाम लिख देंगे, देश के नंबर लिख देंगे, नाम नहीं लिखने की ज़रूरत है। ब्रिटेन नहीं आता, ये सब नहीं आते। अब आते हैं दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे को आप
जब आएगा, आ चुका है, अभी तो शायद नहीं आया है। इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से देख लेंगे, बहुत अच्छे से उनके चैप्टर में कंप्लीटली आपको मेंशन कर दूंगी, क्योंकि देखिए वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बिना इकोनॉमिक सर्वे के जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप आते हैं उसका अगर आप आंसर लिखते हैं और बिना इकोनॉमिक सर्वे या बिना बजट के रेफरेंस के, तो ये मान सकते हैं कि उस पर आपको नंबर नहीं मिलने वाले, वो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा और वैसे आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी तैयारी करके रखें, ध्यान रखें, पीटी आजकल बहुत मतलब टफ हो चुका है, कहीं का भी पीटी हो हमेशा से रहा है टफ। और जो भी पीटी क्वालिफाई करते हैं वो अपनी, मैं कहती हूँ कि अपना 100% लगा दीजिए, कोई कोना छोड़िए मत कि यहाँ से प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो हमेशा मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगी, बोर्ड पे करके बताऊंगी कहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे करने हैं, कहाँ से बजट करना है, और वो करके आप रख लेंगे। बिहार का भी बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, और यूनियन का भी करना है, तो दोनों आप करके रख लेंगे। इसे एक सिनॉप्सिस बना के रखेंगे, क्योंकि इसकी मल्टीपल यूजेज होंगे। जो लोग यूपीएससी देंगे पीटी मई में, उनके लिए भी यूज़ होगा, पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप करके रख लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इंडिया रशिया रिलेशनशिप की जो अभी जो स्थिति, एक ट्रांजिशनल फेज आ चुका है, ये कह सकते हैं न्यूट्रल बीच में था, अभी एक ट्रांजिशनल फेज आ चुका है, क्योंकि यूएस के दबाव में हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने तेल की खरीदारी कितनी कम की, हालांकि कम हो चुका है, जो रिपोर्ट्स ऑयल की आए हैं उसमें वो खरीदारी कम हो चुका है, और जाहिर सी बात है कि वो यूएस के प्रेशर में। लेकिन आप डायरेक्ट ये लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आंसर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के, देखिए गवर्नमेंट जो भी करती है डिसीजन होता है बहुत सोच समझ के लिए गया डिसीजन होता है। हमारे लिए बहुत इजी होता है कहना कि सही है या गलत, तो सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको आंसर लिखना है कि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है कभी कभी शांत हो जाना चाहिए, कभी कभी कह सकते हैं कि तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो रसिया के मैटर में भी हमारा यही स्टैंड है अभी, ठीक है। तो इंडिया रशिया रिलेशन को देख लेंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है इंडिया और ईरान का रिलेशन, क्योंकि वो अभी एक तरह से न्यूट्रल हो चुका है, क्राइसिस कह सकते हैं या न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि चाबहार एयरपोर्ट जिसका एक जो टर्मिनल था, 3 में एक टर्मिनल इंडिया ने कंप्लीट, अभी वहाँ काम चल रहा था जिसे रोकना पड़ा, क्योंकि आपको पता है चाबहार एयरपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक भी है, इकोनॉमिक भी है, क्योंकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो इंडिया एक मेजर पार्ट है, इंडिया, ईरान और रशिया, और बीच के कुछ सेंट्रल एशिया के देश है, कुछ यूरोपियन देश भी है। तो इससे होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके एक रूट बन रहा था जो चाबहार से होते हुए ईरान में जाती, ईरान से वहाँ से कैस्पियन सी से होते हुए वो रसिया को और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के मार्केट को एक्सेस करती और कुछ सेंट्रल एशिया के कंट्रीज होते, जिसमें हम आराम से इसमें पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। उसके बिना इंटरफेरेंस के एक रूट बन रहा था, जिस पे कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट, नॉट एयरपोर्ट, मैं बार बार एयरपोर्ट बोल देती हूँ, चाबहार एयरपोर्ट का जो काम बंद हुआ है उससे कहीं ना कहीं असर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी जानने कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, और इसकी कौन कौन से 3 जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो चाबहार एयरपोर्ट के थोड़े से तरीके से कर लेंगे। अब एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा अभी हमारे लाइमलाइट पे बना हुआ है वो है इंडिया नेपाल रिलेशंस, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको आप ज्योग्राफी के साथ समझाना पड़ेगा आपको। इकोनॉमी, ज्योग्राफी और बायलैटरल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के जो थ्योरीज होते हैं उनको ले के समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान से हमारी डायरेक्ट कोई बाउंड्री जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश ठीक हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर है। अगर एक तरफ से उसका पोर्ट नहीं हो, अगर पोर्ट एरिया, कोस्टल एरियाज को बंद कर दिया जाए तो इंडिया के अंतर्गत मान सकते हैं। तो इसलिए उसकी ज्योग्राफी को समझना, उसके पास्ट की चीज़ों को भी थोड़ा देना होगा। चिकन नेक का आपको स्पेशल वहाँ मेंशन करना होगा। तीस्ता रिवर पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसको मेंशन करना होगा। गंगा रिवर के एग्रीमेंट को करना होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर के जो वहाँ पे समझाना होगा आपको। और उसके बाद जो वहाँ की शेख हसीना जो इंडिया में है, ठीक है, उनको इंडिया ने शरण दिया हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को देख कर भी आपको बताना है।
और इंडिया का जो रोल रहा है वहाँ के 71 आज़ादी की लड़ाई के लिए, बांग्लादेश मुक्ति के लिए, वो भी आपको बता के, और फिर आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बताना है कि क्या वहाँ चीज़ें सही हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं, क्या होना चाहिए, एज ए हमारा पड़ोसी क्या रोल हो सकता है और हम क्या स्टैंड ले रहे हैं इन सारे, और नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे आंतरिक सुरक्षा को इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अगर चाइना के जैसे माना भी जा रहा है कि इंटरफेरेंस बहुत बढ़ चुका है नेपाल बांग्लादेश के अंतर्गत, तो अगर उसका और पाकिस्तान का भी इंटरफेरेंस बढ़ चुका है, जब बढ़ चुका है तो हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप बताएंगे। सीतवे एयरपोर्ट जो हमारा, नॉट एयरपोर्ट, मैं बार बार एयरपोर्ट कह देती हूँ, सॉरी, आप समझ जाएंगे। सीतवे जो पोर्ट बना है म्यांमार से कनेक्टिविटी के लिए, हमारा बे ऑफ बंगाल के साथ जो म्यांमार से, उस पर क्या असर होने वाला है, ठीक है, इसका असर कहीं मणिपुर की जो हिंसा हुई, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप जो भी दिखाएंगे ना, ध्यान रखिए मेंस जो होता है ना, वो पूरी आपके अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आपका जो सोचने का तरीका होता है, वो पूरा खंगाल देता है। तो आप कहीं भी छोड़िए मत और थॉट प्रोसेस को फास्ट कीजिए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। किसी एक चीज़ पे अगर आपको कोई इकोनॉमी पूछा जाए तो उसको ज्योग्राफी से भी जोड़ दीजिए, ज्योग्राफी पूछा जाए इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी उसमें डालिए। आप अगर पॉलिटिकल उसमें जितनी आप चीज़ें हो सकता है, पॉलिटिकल में थोड़ा सा आप न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, और सारी चीज़ों को डाल के आप बताएंगे कि क्या इसका इंडिया का स्टैंड हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं। एक नया एक डायमेंशन निकल के आया है, वो है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये ज़रूरी है इंडिया के लिए। पाकिस्तान का जैसा एलिगेशन है कि इंडिया ये सही नहीं कर रहा है, वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर इंडिया है, इंडियन डेलीगेट्स से मिले, तो क्या इन दोनों का डेलीगेट्स का आपस में मिलना, क्या ये पाकिस्तान से हमारे रिश्ता तो कहीं ख़राब नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तालिबान के आने से पहले जो अफ़गानिस्तान की सरकार थी, करजई थे उससे पहले, और वहाँ 2007 से भारत का ये एक मिशन नहीं कह सकते, कहते सकते हैं कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वहाँ की शांति व्यवस्था, वहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए, बहाल करने के लिए भारत ने काफ़ी कोशिश की। शायद वर्ल्ड में अगर किसी और देश में भारत का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में कर रखा। 2007 में वहाँ की जो संसद बनी वो भी भारत की देन है। वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी भारत का पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, और वो बीच में जैसे तालिबान ने एनेक्स किया अफगानिस्तान को, वो सारी चीज़ें बीच में रह गई। और दूसरा जो मैटर है, तो इसलिए ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो ज़रूरी है और सही भी है, क्योंकि जितनी चीज़ें पाकिस्तान से जो भी हमारे तरफ टेरर अटैक्स होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का भी आपको मेंशन करना होगा, तो जो चीज़ें होती हैं, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसके साउथ वेस्ट का पाकिस्तान 5 प्रोविंस में बटा हुआ है। सबसे बड़ा प्रोविंस है उसका बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जो है वो किससे कनेक्टेड है, अफ़गानिस्तान से। और वहाँ बहुत सारे मैटर पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं बहुत, लेकिन आज के जो मेन इशू है जहाँ पे अटैक्स होता है, बलूचिस्तान लिबरल जो वहाँ की आर्मी है वो अटैक करती है वहाँ पे, और बहुत सारे पाकिस्तानी पर्सनल को भी मारा जाता है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। उसका मेजर रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान में रेयर अर्थ जो मिनरल्स है और क्रिटिकल मिनरल्स बहुत बड़े मात्रा में पता चला है, बहुत बड़ा रिजर्व है वहाँ, और पाकिस्तान उसको कोशिश कर रही है चाइना को देने के लिए लीज पे, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ इसलिए नहीं होते कि वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, रेयर अर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनकी माइनिंग की कॉस्ट है और टेक्नोलॉजी है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कॉस्टली और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी डिमांड करती है, और वो पाकिस्तान के बस की नहीं है, तो वो चाइना को लीज पे देने की कोशिश कर, और इसका विरोध जो है वो अफ़गानिस्तान वाले कर रहे हैं, इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो भारत का स्टैंड है अभी अफ़गानिस्तान को लेके, वहाँ से जो भी सौहार्द बनाने के, बायलैटरल रिलेशन को ठीक करने की, पटरी पे लाने की, वो माना जा सकता है कि सही है, ठीक है। अब जो उसके ऊपर सबसे एक इम्पॉर्टेंट, और मैं अभी आपको डिस्कस कर देती हूँ, बिहार इलेक्शन, और जिसमें SIR जो हुआ, ठीक है, तो स्पेशल जो इंटेंसिव जो रिवीजन हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा,
एक तो पूछा जा सकता है ये क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एक अलग अलग बाइफरकेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा चुनाव 2025, उसमें एसआईआर की भूमिका, एसआईआर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और बिहार के इलेक्शन में इसको प्रायोगिक तौर पे तो नहीं कह सकते, इसको तो अप्लाई किया गया, तो इसके क्या हुआ, और ये अगर फ्यूचर में देख रहे हैं क्या ये भारत के अन्य राज्यों में इसे, अभी जैसे वेस्ट बंगाल में इसके अप्लाई करने की बात हो रही है, क्या किया जाना चाहिए। तो आप थोड़े से इस पर अच्छे से एनालिसिस करके लिखेंगे, बहुत निगेटिव भी नहीं होंगे और बहुत पॉजिटिव इसलिए बहुत नहीं हो सकते क्योंकि अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। बहुत लोगों ने, बहुत पार्टियों ने इसका विरोध किया है, तो ये देखने की है कि अभी जब तक ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन में इसको नहीं यूज़ किया जा सकता, सक्सेसफुली ये नहीं इसको इनिशिएट नहीं कर सकते, कंडक्ट किया जा सकता है, तब तक हम बहुत होपफुली नहीं कर सकते। तो आपको अपने पक्ष में इसमें बैलेंस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को लिखना है, इसके आंसर को। तो बिहार इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे जब भी इलेक्शन होता है। यहाँ तक कि 17वीं बीपीएससी के मेंस में दिल्ली इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, आप पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कि जब सेंटर से क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है तो बिहार इलेक्शन तो कहीं भी नहीं बचता है, तो वो पूछा जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, मैं और टाइम टू टाइम आपको बीपीएससी के लिए आपको अपलोड करती रहूँगी वीडियोस। और हाँ, मुझे एक चीज़ है कि जितने भी कमेंट्स, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप एक बार कमेंट के माध्यम के मुझे से बताएं, शेयर करें कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। उन चीज़ों को मैं फास्ट जितनी जल्दी हो सकता है मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। कभी कभी मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, होता है कि अगर लोग कम देखते हैं तो एक मोटिवेशन नहीं आ पाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिए, आप सब्सक्राइब करें जितनी ज़्यादा हो सके। आज के लिए थैंक यू।